ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर हियर, बाकी पता नहीं कहाँ हैं। आज सिर्फ 13 स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में, 13 भी नहीं 12, 13 तो मैं खुद हूँ। अच्छा जी, येस्टरडे वी वर स्पीकिंग अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि इज़ अल्लाह भला करे आपका, it is actually that kind of respiration that takes place in the presence of oxygen, जबकि anaerobic respiration वो respiration होती है जो absence of oxygen में होती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि aerobic respiration जो है वो हर वक्त हमारी बॉडी में होती है, since the time we are born to the time that we die। ठीक है, हमारी बॉडी के हर सेल में ये रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली हो रही होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ सर्टेन टाइम पीरियड पे होती है, जब हमारी बॉडी एक एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रही होती है, और उस वक्त जो है क्या कहते हैं उसका, आपका क्या कहेंगे कि अल्लाह भला करे कि उसको ना एक्चुअली एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी की वो एनर्जी फुलफिल नहीं कर पा रही होती, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन साथ साथ होती है ताकि हमारी बॉडी की एनर्जी फुलफिल हो सके। अच्छा, यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होती है, मसल सेल्स में होती है। मैंने आपको कल यही स्लाइड पे एंड किया, तो आपसे कहा था ये नीचे वाली स्लाइड देखिएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मसल्स में होती है, और मसल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ई क्या है? एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्लूकोज इज बीइंग ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड टू प्रोड्यूस, सॉरी, is being broken down in the, एक मिनट, anaerobic जी, एरोबिक रेस्पिरेशन ही हुई अरीबा बतूल, योर करेक्ट। ठीक है, अच्छा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। जब हमारी बॉडी में एनारोबिकली रेस्पायर करता है मसल्स, ठीक है, मसल्स जो है, मसल्स एंड अच्छा, क्योंकि ऑक्सीजन होती नहीं है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की वजह से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, दिस लैक्टिक एसिड सही, तो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल्स में, ये हमारे मसल्स में अक्यूमुलेट होता है। ठीक है, और अक्यूमुलेट होने के बाद ये हमारे मसल्स में फैटीग और टायर्डनेस की कंडीशन को क्रिएट करता है। अच्छा, हम जब वर्कआउट कर रहे होते हैं या हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, कल हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम सपोज स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, हम पहली मंजिल, दूसरी मंजिल तो चलो तेज़ी से चढ़ गए, जब हम तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल पे पहुंचेंगे तो हमें एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो टांगे हैं मजीद काम नहीं कर सकती, उनको 1 मिनट रेस्ट की ज़रूरत है, यानी उनमें पेन एक सर्टेन तरीके का शुरू हो जाता है।
जब आपके मसल्स में पेन शुरू होता है, यानी फटीग या टायर्डनेस की कंडीशन आना शुरू होती है, तो वो होती है ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब वो वहाँ जमा होता रहता है, तो वो टायर्डनेस की कंडीशन क्रिएट करता है। फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि मैक्सिमम लैक्टिक एसिड यहाँ पे जमा हो चुका होगा, और जब मैक्सिमम लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो ऐसे सिनेरियो में फिर आप एकदम से आपके मसल्स वर्क करना स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उनमें अब एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती। रीज़न, क्योंकि अभी मज़ीद वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा नहीं हो सकता, आपकी फटीग और टायर्डनेस की कंडीशन क्रिएट हो गई। सही। अच्छा, अब होता सवाल ये है कि मिस ये लैक्टिक एसिड तो चले समझ में आ रहा है फटीग और टायर्डनेस कर रहा है, लेकिन ये लैक्टिक एसिड जो फटीग और टायर्डनेस कर रहा है ये एक्चुअली मसल से रिमूव कैसे होगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड इज कैरिड टू द लिवर फ्रॉम द मसल्स and converted back ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये बेसिकली हमारे मसल्स से ट्रांसफ़र होता है टूवर्ड्स द लिवर, और लिवर के अंदर ये लैक्टिक एसिड वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि ये वहाँ पे जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे होता ये है कि जो है क्या कहते हैं कि ये ग्लूकोज दोबारा मसल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है ताकि रेस्पिरेशन का अमल हो जाए, ठीक है। दिस ग्लूकोज ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो बनता है ये वापस जो है आता है किसकी तरफ, मसल्स की तरफ, ताकि वहाँ पे रेस्पिरेशन हो सके, ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? जल्दी से बताओ, नो क्वेश्चंस, क्लियर है ये पूरा, आगे बढ़े। अच्छा जी, ये आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स की जो है क्या कहते हैं वो है क्या कहते हैं इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। केमिकल इक्वेशन भी और जो है क्या कहते हैं वर्ड इक्वेशन भी। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको पता है, C6H12O6। इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, C3H6O3, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? श्योर? आगे बढ़ूं? अच्छा जी, इसके बाद जो है क्या कहते हैं हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ मसल्स में नहीं पढ़ेंगे, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक मिनट, किसी ने चैट पे कुछ पूछा। जी जमजम, ये कैपिटल ई जो है वो एनर्जी है। अरीबा बतुल, यीस्ट का पढ़ा रही हूँ मैंने, अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है यीस्ट का, ठीक है। ओके, तो यीस्ट वाला ये ऊपर वाला अब हम पढ़ेंगे। यीस्ट बेसिकली एक फंजाई होता है, एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, और इस फंजाई में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों हो सकता है, ठीक है। इसमें
एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों हो सकती है, ठीक है। ये एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होती है इन ब्रूइंग एंड बेकिंग, ठीक है। हम जब पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं या डोनट्स का डो बनाते हैं तो उसके अंदर हम डो में, आटे में यीस्ट डालते हैं, क्योंकि वो एनारोबिकली वहाँ रेस्पायर करता है तो वो डो को राइस करवाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेड होती है पिज़्ज़ा या डोनट की वो सॉफ्ट होती है और राइस्ड होती है। और ब्रूइंग का मतलब ये है कि जब वाइन वगैरह अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं तो उसको ब्रूइंग कहते हैं। फ्रूट्स के साथ, फ्रूट जूसेस के साथ यीस्ट को डाला जाता है ताकि वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में मदद कर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अच्छा यीस्ट बेटा याद रखना कि वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन कर सकता है, वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कर सकता है। अगर ये ह्यूमंस की तरह नहीं है, ह्यूमंस में क्या होता है कि एरोबिक हो रहा होता है साथ साथ एनारोबिक भी हो रहा होता है, एनारोबिक हो नहीं होगा या होगा, एरोबिक चलता रहेगा। यीस्ट में ऐसा नहीं होता, यीस्ट को जब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा यीस्ट एरोबिकली रेस्पायर करता रहेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से यीस्ट ऐसी जगह ट्रैप हो जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में यीस्ट कभी भी मरेगा नहीं, बल्कि वो एरोबिक को छोड़ेगा और एनारोबिक रेस्पायर करना शुरू कर देगा, अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, जिंदा रखने के लिए। अरूबा क्या पूछ रही है मिस, मतलब यीस्ट को हम कहते हैं यीस्ट को हम खाते हैं, हाँ हाँ अच्छा खाते हैं, सॉरी, हाँ 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 खा सकते हैं। यीस्ट एडिबल होता है, इट्स एन एडिबल फंजाई, जैसे मशरूम जो है वो एक एडिबल फंजाई है इस तरह यीस्ट भी एडिबल फंजाई, ठीक है। अच्छा, तो यीस्ट जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं, बेसिकली एनारोबिकली भी रेस्पायर करता है और एरोबिकली भी करता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो एरोबिकली रेस्पायर करेगा, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो रेस्पायरेशन रोक देगा, वो एरोबिक रेस्पायरेशन को रोक देगा और एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये डिफरेंस आपको दोनों इक्वेशंस में पता होना चाहिए कि जब यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जब एनिमल्स में, मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मिस जी बिलाल। मिस एथेनॉल और अल्कोहल दोनों आइडेंटिकल होते हैं क्या? एक ही फैमिली है, एथेनॉल भी लिखा हुआ हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो मतलब जैसे केमिकल फॉर्मूला दोनों के सेम है तो चीज़ ही सेम है। हाँ, फैमिली एक ही है, अल्कोहल फैमिली से एथेनॉल है, प्रोपेनॉल, अल्कोहल, मिथेनॉल, ये सब अल्कोहल फैमिली से। सबके फॉर्मूले एक ही हैं, केमिकल फॉर्मूले फॉर्मूला। एक ही नहीं है, यहाँ एथेनॉल का फॉर्मूला डाला हुआ है लेकिन अल्कोहल कहते हैं क्योंकि वो एक जनरल फैमिली है, जी, वो तो समझ गया था। जी, ठीक है। फैमिली जनरल है इसलिए हम अल्कोहल कर रहे हैं, इथेनॉल नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर वो प्रोपेनॉल होगा, मिथेनॉल होगा तो वहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल्स चेंज होते जाएंगे, जी, उनका नंबर चेंज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट होगी, और एनिमल्स में होगी तो वो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये याद रखना, बेकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल होती है, ब्रूइंग में अल्कोहल यूज होती है, ठीक है। दोनों प्रोसेसेस क्यों होते हैं, बेकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली डो को राइस करवाती है। आप लोग ने ब्रेड खाई होगी, ब्रेड जब हम स्लाइस निकालते हैं ब्रेड का, या केक्स खाते हैं या डोनट के डो खाते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें छेद होते हैं, जो खमीर रोटी तंदूर की हम लाते हैं उसको भी मोटी होती है, और जब हम तोड़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें कैविटीज होती हैं, होल्स होते हैं, तो वो होल्स बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के होल्स होते हैं जो उसको राइस करवाते हैं। आई एम श्योर सबके घर में पिज्ज़ा या डोनट का आटा गूंथता होगा, तो लड़कों को भी अंदाज़ा होगा कि वो आटे को गूंथने के बाद उसको सेटल कर देते हैं किचन के अंदर, 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए छोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि वो आटा राइस कर जाता है, राइस करता है, और फिर हम जब उसको दोबारा नीट करते हैं, गूंथते हैं, तो वो दोबारा बैठ जाता है, और दोबारा छोड़ोगे तो दोबारा राइस कर जाएगा। होता क्या है कि जो आटे का ग्लूकोज होता है उसको यीस्ट यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड राइस करवाता है।
साथ ही साथ अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है उस डो के अंदर, लेकिन जब हम कुकिंग करते हैं उस डो की तो अल्कोहल क्योंकि एक वॉलेटाइल लिक्विड है, लो टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाता है, तो वो सारा का सारा वेपराइज हो जाता है जब हम उसकी कुकिंग करते हैं, ठीक है। ब्रूइंग में ऐसा नहीं होता। ब्रूइंग में क्या होता है कि हम जो भी हमारे वाइन बन रही है, जैसे ग्रेप जूस की वाइन बनती है, तो ग्रेप जूस आपने लिया और उसके अंदर आपने यीस्ट डाल के उसको बंद करके छोड़ दिया एनारोबिकली रेस्पायर करने के लिए। जब आप 6 महीने बाद 7 महीने बाद उस कैन को खोलोगे, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे ही आप खोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड सारी एस्केप कर जाएगी, लेकिन अल्कोहल उस जूस में प्रेजेंट होगी, जब भी उसको अल्कोहलिक ड्रिंक कहा जाता है। उसको फिर हीट वगैरह तो करते नहीं है, हीट करेंगे तो उसके अंदर से अल्कोहल रिमूव हो जाएगा। अगर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होती है तो फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आई गेस आप लोग ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, उससे अल्कोहल उसकी रिमूव करवाई जाती है अगर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक बनानी होती है। मिस फिर से सिखाएं अल्कोहलिक ड्रिंक कैसे बनाते हैं, मैंने सोच लिया बनाऊंगा। अच्छा कुछ नहीं करते बेटा, जूस ले लेना जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं हो, फ्रेश जूस लेते हैं, उसमें यीस्ट डाल देना, बंद करके 6 महीने के लिए छोड़ देना। स्लाइस जूस ले लूं? फ्रेश जूस लेना होता है। जो ये कार्टन वाटन वाले जूस होते हैं इनमें तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, ये तो खराब होंगे ही नहीं, फर्मेंट नहीं होंगे। अच्छा जी, कहाँ गया हमारा ब्लैक बोर्ड जो था, हाँ ये आ गया। तो जो मुझे अब इम्पोर्टेंट चीज लिखवानी है वो ये है, एनारोबिक respiration in yeast is also known as fermentation. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इसे हम fermentation भी कहते हैं। Clear everybody? Anaerobic respiration in yeast is also known as fermentation. तो कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, फर्मेंटेशन हो रहा है, सिर्फ यीस्ट के अंदर नहीं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा होगा तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन का नाम देंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन को डिफाइन हम करते ही ऐसे हैं, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर्स एनारोबिकली, व्हेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर्स एनारोबिकली, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हम फर्मेंटेशन। सही है, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? नो? अच्छा, मुझे एक वीडियो दिखानी है तुम लोगों को। जादू से, अरीबा जादू से। So being alive requires energy for movement, reproduction, keeping warm, excretion and growth, and organisms get this energy through a process in their cells called respiration. But it's not only these big processes that require energy, actually every single cell itself needs energy in order to carry out many of its functions, and we call these functions metabolic reactions. Now the cell gets its energy from a molecule called ATP that is produced in cellular respiration. It's produced from the glucose that you eat if you're an animal, or that you make yourself through photosynthesis if you're a plant. And every cell carries out this vital process of respiration to release that stored energy inside that glucose and convert it into the form of ATP that the cell can then use for all these amazing different processes. Now your cells can carry out two types of respiration. They can carry out one called aerobic, if they've got lots of oxygen, but if they don't get enough oxygen, they have to switch to something called anaerobic respiration. Now you need to know the word equation and the chemical symbol equation for aerobic respiration. So the equation is oxygen plus glucose goes to carbon dioxide plus water plus the ATP, there's the energy.
You also need to know the chemical symbol equation. Now that's quite easy in terms of oxygen's O2, carbon dioxide CO2, and water's H2O. Glucose, you have to just remember as a little sort of pattern to it, C6H12O6. And they need to balance it. Now that's why some people get a bit confused, but if you just remember the number of the devil, which is 666, and you put that number 666 in front of everything apart from the glucose, and of course the ATP, so you've got 6O2, 6CO2 and 6H2O, that's how you balance the equation. Now, aerobic respiration produces lots and lots of energy for the cell in the form of ATP, and it happens inside the mitochondria, the little organelles inside the cell. Now, if the cell does not get enough oxygen, then it will need to switch to anaerobic respiration. ठीक है, तो we know that aerobic and anaerobic किस तरह से हो रही है. अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और 2 मिनट दे दो मुझे. Any questions still here? Sure, कोई question नहीं है किसी को? अच्छा, if you could open to page number 167 or 166 of Lamping. Page 166 of Lamping. Okay, page 166 of Lamping पे investigation 10.1 to show respiration in an animal. बेटा थोड़ी सी blur है image, कोई बात नहीं, मेरी तस्वीर हाथ हिल गया खींचते हुए, लेकिन आप लोग के पास books में है, ठीक है. ये investigation हमें करना है, ठीक है, to show respiration in an animal. इस investigation में हम क्या करते हैं कि हम 2 conical flasks लेते हैं. यहाँ पे आपको एक conical flask नजर आ रहा है. हम क्या कहेंगे, हम 2 conical flasks लेंगे, ठीक है. हम क्या करेंगे, हम 2 conical flasks लेंगे इसी तरह से. अच्छा, पहले conical flask में हमारे पास एक alive insect होगा और दूसरे conical flask में हमारे पास ब्लू कलर का डेड इंसेक्ट. ठीक है, ये बात याद रखना कि पहले conical flask में हमने अलाइव इंसेक्ट लिया है और दूसरे conical flask में हमने डेड लिया है. ओपन नहीं लाइबा फरहान, क्लोज कर रही हूँ, क्लोज. ठीक है, ये लो क्लोज कर दिया, दोनों को क्लोज कर दिया. सही है. अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ये हमारा अलाइव है इंसेक्ट और यहाँ हमारा इंसेक्ट क्या है, डेड है. अच्छा, जो डेड इंसेक्ट होगा ना, वो हमेशा ठीक है. अच्छा, अलाइव इंसेक्ट तो क्योंकि अलाइव है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डेड इंसेक्ट जो है उसको हम हमेशा मिल्टन सोल्यूशन या अल्कोहल में डिप करेंगे. अच्छा, 1 मिनट ज़रा मैं चैट देख लूँ. चैट में आया, मिस मैं बुक के पेज की बात कर रही हूँ. उफ लाइबा, ढूंढ लो तस्वीर, रेस्पिरेशन का चैप्टर है, पेज 166 ये वाला. ठीक है.
अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे हैं इस इमेज में, हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम शो कर रहे हैं कि एनिमल में रेस्पायरेशन होती है। ठीक है, इन्होंने बोला एक कोनिकल फ्लास्क लें, उसके अंदर ऊपर कॉर्क लगाया हुआ है, अंदर एक इंसेक्ट रखा हुआ है, शुरू में कैंडल नहीं रखेंगे। ठीक है, शुरू में कैंडल नहीं होगी। ठीक है, हमने पहले फ्लास्क में अलाइव इंसेक्ट रखा है और दूसरे फ्लास्क में हमने डेड इंसेक्ट रखा है। अच्छा, डेड इंसेक्ट को हम अल्कोहल या मिल्टन सोल्यूशन में क्यों डिप करते हैं? बेटा डेड इंसेक्ट जो है उस पर डीकम्पोजर्स एक्ट कर सकते हैं। जब डीकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करेंगे तो वो डीकम्पोजर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करेंगे और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेंगे। तो हमें बेसिकली शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अलाइव इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, ये रीज़न है कि हम डेड इंसेक्ट को अल्कोहल या मिल्टन सोल्यूशन में डिप कर देंगे ताकि उस पे डीकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर उस पर डीकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि वो रेस्पायर करेंगे और हमें कोनिकल फ्लास्क की एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। सही है, तो हमने एक पहले कोनिकल फ्लास्क में अलाइव इंसेक्ट लिया, दूसरे कोनिकल फ्लास्क में हमने डेड इंसेक्ट लिया जिसको हमने अल्कोहल या मिल्टन सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। ठीक है, इसे हमने कितनी देर के लिए छोड़ दिया? ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं फॉर 4 आवर्स। ठीक है, सपोज लीव इट फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, फ्यू आवर्स में क्या होगा कि जो अलाइव इंसेक्ट होगा, ज़ाहिर है इस एयर में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेगा। ये क्योंकि मरा हुआ है और ना इस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, तो ना यहाँ ऑक्सीजन यूज़ होगी या ना यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ठीक है, अच्छा, फ्यू आवर्स बाद हम क्या करेंगे कि हम एक जो है क्या कहते हैं कैंडल ले लेंगे और वो कैंडल हम फौरी तौर पे इसके अंदर डालेंगे, एक लाइट हुई हुई कैंडल। ठीक है, एक लाइट हुई हुई कैंडल हम लेंगे। सही है, एक लाइटेड कैंडल लेंगे और कॉर्क को हटाएंगे, कैंडल डालेंगे और फौरी तौर पे कॉर्क को बंद कर देंगे। सही है, अच्छा, सवाल मेरा ये है कि इन दोनों कैंडल्स में से पहले कौन सी कैंडल जो है वो बुझेगी? हम सब जानते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होगा। वेरी गुड, लेकिन किसमें ऑक्सीजन नहीं होगा? अलाइव इंसेक्ट, डेड इसमें इंसेक्ट वाली जो है। अलाइव इंसेक्ट है। ठीक है, रीजन नहीं, डेड इंसेक्ट वाली बाद में बुझेगी अस्मा, पहले ये वाली बुझेगी, पहले ये वाली बुझेगी। क्यों? सुनो भाई, एग्जैक्टली ब्रीदिंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पायरेशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। यस बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन, याद आया? यस यस ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी अलाइव इंसेक्ट जो है वो ऑक्सीजन यूज कर चुका होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी फ्लास्क के अंदर ट्रैप है। जब हमने थोड़ी सी देर के लिए खोल के उसमें कैंडल इंट्रोड्यूस किया और दोबारा बंद कर दिया तो दोबारा इतनी ज़्यादा एयर तो नहीं आई होगी। अगेन बर्निंग भी रेस्पायरेशन की तरह सेम काम करेगी, वो ऑक्सीजन यूज करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। तो सबसे पहले आपका अलाइव इंसेक्ट वाली कैंडल बुझेगी, डेड इंसेक्ट वाली कैंडल भी बुझेगी क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ भी बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वो देर बाद बुझेगी क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई नहीं है रेस्पायरेशन में, ना कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रोड्यूस हुई भी है। इसीलिए डेड इंसेक्ट वाली जो है वो बाद में बुझेगी और अलाइव वाली पहले बुझेगी। क्लियर? यस एनी क्वेश्चन? अच्छा, इन दोनों में से कंट्रोल कौन सा है हमारा? इस चीज का एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल बनाते हैं ना हम। बस ये तो आपका टेस्ट है। अच्छा, मेरा टेस्ट है, मुझे तो पता है बिलाल। अलाइव इंसेक्ट वाले फ्लावर्स जो है हम जो है वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी ठीक है, तो डेड वाला क्या होगा? कंट्रोल होगा। कंट्रोल। अच्छा, अगर आप कंट्रोल में डेड इंसेक्ट नहीं डालो और आप कुछ भी नहीं डालो, सिंपली एक खाली फ्लास्क रख दो, तो वो भी आपका एक इक्वली गुड कंट्रोल हो सकता है क्योंकि हमने बेसिकली कोई क्या उससे देखा कोई ना। फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपका कैंडल तो हाँ, ऑक्सीजन यूटिलाइज करता रहेगा। डेड एग्जैक्टली। इंसेक्ट से भी कोई फर्क ठीक नहीं है, पड़ेगा। डेड इंसेक्ट हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपका मीन्स जो एक फर्क सेकंड पड़ वाला सकता है। फ्लास्क है क्या? अगर कैंडल अंदर रखी हुई है, डेड इंसेक्ट को अल्कोहल में डिप किया हुआ है, अगर वो कैंडल से इन कांटेक्ट आता है तो फिर कंबशन ज्यादा होगी। तो डिप किया हुआ है ना, लेकिन कैंडल बिल्कुल क्या होगा? अल्कोहल उसको जलाने के लिए नहीं यूज हो रहा है। ऐसा कैंडल नहीं अगर है गिर कि गई तो
नई कैंडल नहीं गिरेगी, हम अच्छी क्वालिटी में तरीके से यूज़ करेंगे। मिस अलाइव वाले में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी ना, बिकॉज वो यूज़ कर चुका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, कार्बन थोड़ी डाइऑक्साइड सी कंबशन को ऑक्सीजन सपोर्ट होगी। नहीं करता इतना ज्यादा। हाँ, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैंडल को बुझा देगा। रेस्पिरेशन एंड कंबशन आर बोथ द सेम प्रोसेसेस, दोनों ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चलो बस आज के लिए इतना ही, अटेंडेंस लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमने करने हैं। पहले मैं अटेंडेंस ले लूं। मिशाल तुम कुछ, देना होगा? क्या मतलब बायो का पेपर कब देना होगा? मतलब अभी तो सीआईए होंगे, जैसे सीआईए के ना 3 पेपर होंगे, तो बायो का भी तो कभी ना कभी जिंदगी में पेपर होगा, तो वो कब होगा? इंशाल्लाह स्कूल खुलते ही हो जाएगा, टेंशन नहीं। नहीं, अल्लाह। ठीक है। अच्छा मिशाल बेटा, जब वीडियो प्ले हुई थी आप कुछ बोल रही थी, मुझे अभी याद आया, क्या बोल रही थी बेटा? नहीं मिस, वो मैं बस कह रही थी कि आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई थी, पर ठीक है अब। अच्छा चलो ठीक है। हुनैन, अल्हम्दुलिल्लाह एब्सेंट। उमैमा अब्दुल रज़ाक, ओके अफरा, आई हैव गॉटन योर मैसेज। हाँ जी, उमैमा भी नहीं है। बिलाल प्रेजेंट। उमर अहमद, ओके थैंक यू उमर अहमद। मोहम्मद असद, आज इतनी कम अटेंडेंस क्यों है? अरीबा बतूल प्रेजेंट है। लाइबा फरहान प्रेजेंट है। महा फरहान प्रेजेंट। थैंक यू। खतीजा फर्रुख, ठीक है खतीजा। फातिमा अली जैदी एब्सेंट। रेयान एब्सेंट। जैनब इमाद एब्सेंट। एमन इमरान, एमन इमरान भी एब्सेंट है। अब्दुल्ला कामरान प्रेजेंट। अफरा खान प्रेजेंट। जमजम प्रेजेंट। अस्मा खुर्रम प्रेजेंट। उज़ैफा, अरीबा बतूल आपके सवाल पे मैं आ रही हूँ, एक मिनट ठहर जाओ, मुझे अटेंडेंस लगाने दो। उज़ैफा एब्सेंट। मिशाल प्रेजेंट। अब्दुल्ला नासिर एब्सेंट। अब्दुल समद कुरैशी प्रेजेंट। दुआ सैयदा प्रेजेंट। अनस शाहिद, ठीक है अनस। हफ्सा शाहिद एब्सेंट। शर्मीन शकूर एब्सेंट। मोहम्मद शहरियार एब्सेंट। लाइबा सिद्दीकी एब्सेंट। मनाहिल सोहेल, एनी आइडिया आज यहाँ इतने सारे बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? जुनैर तारिक, ठीक है जुनैर। मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट। अब्दुल वासी इमरान प्रेजेंट। स्वालिहा यूसुफ, ठीक है बेटा थैंक यू। अच्छा अरीबा बतूल आपका क्या सवाल है? आपका सवाल है, एक मिस, अगर एक फ्लास्क ओपन होता और एक क्लोज होता तो दोनों में अलाइव होता तो क्या होता? अगर एक फ्लास्क ओपन होता और क्लोज होता और दोनों में अलाइव इंसेक्ट होता, तो जो ओपन फ्लास्क है उसमें ना कैंडल बुझती ना वो मरता, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से आती रहती। ऑक्सीजन आती। ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली बाहर से आ रही होती तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा एक और मैसेज आया क्या? मिस मेरी अटेंडेंस, ओ मोहम्मद फजल तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे? एक मिनट मोहम्मद फजल देखिए, ठहरो बेटा। फातिमा अली जैदी एब्सेंट। हाँ मोहम्मद फजल आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी, ठीक है लगा दी बेटा। सही, चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोई और सवाल है तो पूछ लो। नो क्वेश्चंस? चलो टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।